हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता ही है कि मैंने अपना एक पीएफ आरडीए प्लस आईएफएससीए का एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का प्रोग्राम निकाला है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और आपको समझाया था कि उसमें मैं क्या क्या ऑफर कर रहा हूँ। और आज मैं जब कुछ स्टूडेंट्स उसमें आ गए हैं ऑलरेडी और मैं उनके आंसर्स पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एसए राइटिंग एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। तो आज मैं आपके सामने एक एसए का इवैल्यूएशन लेकर आया हूँ। प्लस ये अच्छा खासा ट्यूटोरियल होगा ये भी समझने के लिए कि एज एन इवैल्यूएटर, एज एन एग्जामिनर, कौन कौन से पैरामीटर्स को एग्जामिनर कंसिडर करता है वाइल चेकिंग एसेस। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा, राइट। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो, राइटिंग प्लेटफॉर्म पे लिखना चाहते हो जो एग्जाम से काफ़ी मैच करता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी सारा हेल्प भी मिल जाएगा आपको उसमें। और मैं सारे आंसर्स खुद पढ़ता हूँ, सारे चेक करता हूँ, आपको डिटेल फीडबैक बना के देता हूँ। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि एसए को चेक करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके ओके, तो कॉमन पैरामीटर्स इवैल्यूएशन के क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन होता है कंटेंट। ऑब्वियसली जब आप ऐसे लिख रहे हो, किस टॉपिक पे आया है, उससे आपने रेलेवेंट लिखा है या नहीं लिखा है, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। नंबर टू जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। ये एक इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश के जितनी भी टीचर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि एसए का ये स्ट्रक्चर है, प्रेसी का ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रक्चर के अंदर ही हम उसका कोहेरेंस एंड फ्लो भी चेक करेंगे। तीसरी चीज़ चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, कि यूज़ ऑफ आर्टिकल्स किस तरह का किया गया है, वोकैबुलरी कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है तो वो कैसा है, ओवरऑल राइटिंग का स्कोर कितना आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके रिपोर्ट्स भी मैं देखता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे चेक करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो चेक करेंगे दैट इज़ और कि कोई रिलेवेंट डाटा, जो लेटेस्ट डाटा है उसको यूज़ किया गया है, एग्जाम्पल्स को यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, उसके बारे में उसको बात करेंगे। ऑल्दो ये भी एक कंटेंट का ही पार्ट है, बट मुझे लगता है इसको मैं एडिशनली चेक करता हूँ कि स्टूडेंट ने उसको यूज़ किया है और कितना स्मार्टली यूज़ किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनेक्डोट्स और कोट्स को यूज़ किया है कि नहीं, क्योंकि ऐसे है तो ऐसे में कोट्स यूज़ हो सकते हैं, एनेक्डोट्स यूज़ हो सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल देखेंगे कि स्टूडेंट ने किया है या नहीं किया है, और इन पैरामीटर्स पे स्टूडेंट को स्कोर करेंगे। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने उनको स्टूडेंट्स को दिया था, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैंने कहा था किसी एक टॉपिक पे लिखना है आपको, 3 टॉपिक यहाँ पे थे, 250 वर्ड्स में लिखना था एज पर द एग्जाम पैटर्न। और कोई टॉपिक था इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब मार्केट एंड ब्रेन ड्रेन। तो ये 3 टॉपिक में से स्टूडेंट ने जो टॉपिक चूज़ किया है वो एआई वाला टॉपिक चूज़ किया है, जो कि अभी काफ़ी रिलेवेंट है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एआई के ऊपर डेफिनेटली ऐसे आ सकता है, कोई बिग डील नहीं है। क्रिप्टो पे भी आया है पहले, ब्लॉकचेन पे आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एआई पे क्वेश्चन आ सकता है। अ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखा वो ये देखा कि स्टूडेंट ने वर्ड्स कितने लिखे हैं। तो वर्ड्स मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट ने 249 वर्ड्स लिखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। 250 वर्ड्स का ही ऐसे है, अगर 249 स्टूडेंट ने लिख दिया है तो कम से कम वर्ड वाले पार्ट पे तो सॉर्टेड है। अब हम इसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले बिफोर इवन स्टार्टिंग चेकिंग मैं इसको सबसे पहले इसका ग्रामर चेक करूँगा। तो लेट मी अपने ग्रामर टूल पे चलते हैं और इसको अच्छे से चेक करते हैं कि भाई ग्रामर में क्या कहानी चल रही है। ओके, तो लेट्स सी कि ग्रामर का स्कोर क्या आता है, कैसा आता है। तो ग्रामर का स्कोर काफ़ी अच्छा है, 82 का स्कोर है। और अगर 82 में भी मैं जाके देखूँ तो करेक्टनेस अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, एंगेजमेंट भी ठीक लग रहा है, डिलीवरी भी ठीक लग रही है। कुछ कुछ गलतियाँ दिख रही हैं, कहीं कहीं पे सेंटेंस स्ट्रक्चर का गलत है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ वर्ड को कैपिटल करना था वो कैपिटल नहीं किया, पंक्चुएशन का इशू है थोड़ा बहुत, बट मोर एंड ओवर नॉट बैड, क्योंकि एनी स्कोर अबव 70 को मैं अच्छा रेट करूँगा। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से ग्रामर तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, अब इसका कंटेंट पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई ओवरऑल कंटेंट वाइज, अब कंटेंट वाइज एंड वो सब के वाइज कैसे, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे उसके हिसाब से ये कैसा करता है ऐसे, अब उसकी बात करते हैं। और हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ों के बारे में यहीं पे मैं नोट डाउन भी करूंगा आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैं कैसे आंसर्स को चेक करता हूँ। ओके, Okay, so let's read. The rise of artificial intelligence has been spearheading the global economies with the wave of bringing new optimism for creating more space for better innovation and automating the tasks which are daily. अब देखो, अब पहला सेंटेंस ही इसने इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है। मैं जनरली
हमेशा कहता हूँ कि आप ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज़ मत करो, थोड़ा शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करो, ताकि वो इतना एंड लगा लगा के आप लिखते ही चले जा रहे हो, राइट। तो इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत यूज़ करो। ये पहला सेंटेंस को मैं आराम से ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट में लिख सकता था, राइट, जिससे उसका उसका रिलेशन स्टैब्लिश करने में भी हेल्प मिलता, राइट। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऐसे होता है उसको आप 4 पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर में काफ़ी हेल्प करेगा, वो आगे स्ट्रक्चर में उसकी बात भी करूँगा मैं। तो जो पहली लाइन मुझे लगी वो कंटेंट वाइज तो इतनी बुरी नहीं है। उसमें उन्होंने बात की है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमीज़ में कहीं न कहीं इसको लेकर के काफ़ी इस समय शोर मचा हुआ है। लेकिन अभी भी मैं इसमें कहूँगा कि चूँकि टॉपिक जॉब मार्केट को लेकर था, तो इसने एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, इसका जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि इसने बैलेंस करके स्टार्ट किया है कि भाई इसमें ऑप्टिमिज्म भी है और फियर भी है, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिकॉज़ में लगातार कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऑटोमेशन हो रहा है, तो वो लगातार आईटी को, फाइनेंस को, इन चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। एक चीज़ और मुझे लगा कि सिर्फ इसने कहते हैं ना व्हाइट कॉलर जॉब्स की ही बात की, तो वो भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे काउंट करूँगा। मैं इसको एवरीबॉडीज़ जॉब को मैं बात करता, या मैं थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड करता, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आई। आगे बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द गोल्डमैन सैक्स, नियरली 265 मिलियन जॉब्स विल बी सिग्निफिकेंटली डिसरप्टेड बाय एआई, व्हिच पेव्स द मोर रिपीटे रिड्यूसिंग स्पेलिंग मिस्टेक है ऑल्सो। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रहा है प्रॉब्लम। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है कि उन्होंने एक रिपोर्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसके हिसाब से डाटा भी यहाँ पे थोड़ा-सा डाटा तो एटलीस्ट आ ही गया है, और उसमें बताने की कोशिश की है कि वो एआई को डिसरप्ट करेगा नेगेटिवली। कहीं न कहीं डिसरप्ट करने का मतलब हो गया नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। अ, तो यहाँ पे आप चाहते तो दोनों चीज़ें इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि आपने ऊपर ऑप्टिमिज्म की भी बात की थी, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि आप यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते थे कि सिर्फ कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, राइट। ऑटोमेशन होगी तो उससे लोग और एफिशिएंट भी बनेंगे, तो उस रिपोर्ट में अगर कोई इस तरह का हम बैलेंस रिपोर्ट को यूज़ कर पाते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव वाली साइड पे ही लिखने वाले हो। प्लस एक चीज़ और मुझे समझ में दिक्कत आ रही है, वो ये आ रही है कि आप कहाँ इंट्रो ख़त्म कर रहे हो, कहाँ मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट कर रहे हो, वो भी मुझे इस वाले में क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आप इंट्रो ख़त्म करो, और जनरली हम इंट्रो 3 लाइनों का लिखने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 लाइनों का, और फिर हम नेक्स्ट मेन बॉडी पार्ट शुरू करेंगे। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। विच पेव्स मोर इन्हांस्ड एंड ऑल्सो कंसर्न एआई टेक्नोलॉजी रिप्लेस। बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस, देखो स्टूडेंट सेंटेंस शुरू करता है ना भाई, ख़त्म ही नहीं करता। अब इसके सेंटेंसेस देखो, यहाँ से इसने सेंटेंस शुरू किया, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है, चलता ही चला जा रहा 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 है, अभी भी नहीं खत्म हुआ। यहाँ जाकर के इसने थोड़ा बहुत कहीं कॉमा लगाया है एक। तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं पॉज ही नहीं दे रहे भाई अपने राइटिंग में, जो कि एक बहुत बड़ा डिमेरिट पॉइंट बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि इन एग्जाम मेरे को एज एन इंस्ट्रक्टर मेरे को फ्लो फॉलो भी तो करना है ना। मैं कैसे फ्लो फॉलो करूंगा, कहाँ आप खत्म कर रहे हो मुझे पता ही नहीं चल रहा। एज पर द रिसेंट गोल, फिर से पढ़ते हैं यार इसको समझने के लिए। विच पेव्स मोर enhanced वर्क फॉर reducing repeating and concerned AI leading technology to replace the job that present world is doing through the some challenges and complete change in the nature job। अब ये बिल्कुल ऑफ ट्रैक होता हुआ दिख रहा है, कंटेंट वाइज ना बिल्कुल ऑफ ट्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन क्या है? अब ये मतलब कहते हैं ना सिंगल डायमेंशन पर निकल पड़ा। आप ऊपर बैलेंस्ड अप्रोच से शुरू हुए थे और एकदम सिंगल डायमेंशनल की तरफ बढ़ रहे हो आप। विच इशूज़ गॉट हाईलाइटेड सम ऑफ द चैलेंजेस। अब यहाँ से आपने सम ऑफ द चैलेंजेस कहीं ना कहीं शुरू किया, तो यहाँ से मैं एक मिनट के लिए मानता हूँ कि मेन बॉडी पार्ट आपकी यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। बट इंट्रोडक्शन में तो आपने मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा। देखो राइटिंग हमेशा फैंसी राइटिंग का एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा फैंसी राइटिंग करने जाएंगे ना, हमें ब्लॉग थोड़ी लिखना है, तो उसमें क्या होगा कि कई बारी जो इवैल्यूएटर होगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि आप क्या लिख रहे हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो राइटिंग है सिंपल येट इफेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल येट इफेक्टिव। सब ऑफ द चैलेंजेस क्या होने वाले हैं? अब टॉपिक देखा जाए तो रोल ऑफ एआई के ऊपर था, तो ये चैलेंजेस की तरफ क्यों चले गए एकदम से, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले मैं रोल में तो दोनों चीज़ें आएंगी ना कि भाई चैलेंजेस तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इम्पैक्ट क्या होगा, रोल का मतलब क्या होता है इम्पैक्ट, कि भाई इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहले मैं इम्पैक्ट की बात करता, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं चैलेंजेस की तरफ बढ़ता। तो कंटेंट वाइज भी कमज़ोर होना शुरू हो गया है ये। विद द राइज ऑफ एआई इन द जॉब मार्केट, वाइट कॉलर इवॉल्विंग इन द आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ओके। और विच रिपीटेशन भी है। देखो यहाँ आईटी फाइनेंस की ऑलरेडी बात हो गई थी, फिर आप सेम पॉइंट लिख रहे हो। क्वेश्चन कहीं पर ऐसा नहीं कर रहा था कि मुझे आईटी और फाइनेंस के ऊपर ही लिखना है, तो आप एक तरफ उसको मतलब कहते हैं ना कि उसको नैरो नैरो और नैरो करते ही चले जा रहे हो। विच एम्प्लॉयज मिलियंस ऑफ यूथ एंड रिड्यूसेस, ओके अकॉर्डिंग टू, फिर मैकेंजी की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें देखो मुझे एक तो मुझे इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिख रहे। देखो सबसे बड़ी चीज़ है एआई, कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की अगर आप बात करो तो ऑटोमेशन के एग्जांपल्स दो, रोबो कार्स की एग्जांपल दो, ह्यूमनॉइड्स की एग्जांपल दो, ऐसी चीज़ों की एग्जांपल दो ना। आप उस चीज़ों की एग्जांपल दे सकते थे, वो आपने दिया नहीं है।
Second is the rise on the job market, the present learning and that whatever is we are pursuing in career is coding and all this industry is going to be obsolete. यहाँ पे एक पॉइंट चलो ये वैलिड है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखे हैं यार आपने, मैं सच बताऊं आपको, अगर इम्पैक्ट लिखना था तो आपको दोनों लिखना था बैलेंस बना के कि पॉजिटिव भी कुछ होगा कुछ नेगेटिव भी होगा। तो कंटेंट वाइज भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। वापस अपने पैरामीटर्स पे जाते हैं और इसको रेट करते हैं, एक बार देखते हैं कंक्लूजन कैसा लिखा है, कंक्लूजन आया भी है कि नहीं। बट दिस इशू कैन बी इफेक्टिवली, अब इसमें दो ही चैलेंजेस मुझे मिले हैं, ठीक है। एक IT फाइनेंस के ऊपर डाला है, एक ये इसके ऊपर डाला है टूल्स की, यहाँ जाके बात की, जबकि मैं इंट्रोडक्शन में ही टूल्स की बात कर लेता। तो उसके बाद भी ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में बात की है, बट ओवरऑल निकल कर आया नहीं। तो अब देखते हैं कि मैं पैरामीटर वाइज को कैसा रेट करता हूँ। तो देखो ग्रामर में तो अच्छा स्कोर किया था इसमें, ग्रामर में तो अगर 10 में से स्कोर करना होगा तो मैं 8 दे दूंगा। कंटेंट वाइज मुझे बहुत कमज़ोर लगा, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें कमज़ोर थी मैं उसकी भी बात करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो कमज़ोर थी कि इसमें बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है, जो कि होना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो इसमें मिसिंग मुझे नज़र आई वो नज़र आई कि यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, वो मैं नीचे वाले में यहाँ पे डालता हूँ, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स नहीं मिला मुझे। डाटा थोड़ा बहुत डाला गया है बट यूज़ ऑफ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड टूल्स, जिसमें एग्जाम्पल्स भी आ सकते थे टूल्स भी आ सकते थे, वो नहीं मिले मुझे। क्योंकि AI है तो टूल्स आप यूज़ कर सकते थे। कोट मुझे कोई भी नहीं मिला, कोट का तो 0 स्कोर आ जाएगा। कोट में या एनेक्डोट्स में मैं कुछ भी स्कोर नहीं दूंगा। डाटा में थोड़ा बहुत स्कोर दे सकता हूँ, मे बी 10 में से अगर स्कोर करना होगा 4 या 5, मे बी 4 और 5 में इसमें दे सकता हूँ। कोहेरेंस एंड फ्लो में बहुत पुअर था भाई, ना तो आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो किया, कहीं से भी कहीं जंप करके जा रहे थे, प्लस चैलेंजेस में चले गए जो कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो चैलेंजेस में तो बिल्कुल नहीं जाना था। इम्पैक्ट था तो क्वेश्चन इम्पैक्ट के अराउंड या रोल के अराउंड ही होना चाहिए था। चैलेंजेस आप कहीं थोड़ा सा लिख सकते थे बट वो एकदम ही चला गया। तो यहाँ पर मुझे ऑफ टॉपिक भी नज़र आया ये थोड़ा, तो वो भी एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, ठीक है। और स्ट्रक्चर में मैं आई विल नॉट बी गिविंग मोर देन 3, स्ट्रक्चर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर ऑफ टॉपिक की बात करें और मुझे कंटेंट वाइज मैं फिर भी इसको 5 या 6 कंसिडर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत लिखा गया। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर मैं इस ऐसे को स्कोर करता तो कितना, आप देख ही सकते हो, आपके सामने मैंने सारे स्कोर्स डाल दिए हैं। और इसके हिसाब से अगर मुझे उसको आउट ऑफ 30 रेट करना होता, जो कि एग्ज़ाम में हमें करना होता है कि आउट ऑफ 30 कितना स्कोर होगा, तो इस ऐसे को मैं मैक्स टू मैक्स 13 और 14, इससे ज़्यादा नहीं देता, जो कि बहुत ही बिलो एवरेज स्कोर है। एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 18 प्लस 20 तक आपको जाना होगा ऐसे में अगर आप स्कोर करना चाहते हो, राइट। तो ये एक छोटा सा इवैल्यूएशन था, आप देख सकते हो कि किस तरह से, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। और हमें इजीली कवर करना चाहिए था जो कि हमने नहीं किया। और एक और मैं गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहता था कि PFN RDA और जो हमारे IFSC के स्टूडेंट्स हैं जो जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, उनके लिए मैंने जो हमारा नोट्स मास्टर है उसका जो एस्से वाला फोल्डर है वो भी मैं उनके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ उनके प्रोग्राम में। ये देखो एस्से है, और इस एस्से में आप जाओगे तो यहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ एस्से के ऊपर ना। जैसे देखना AI के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई नोट्स मैंने ज़रूर पोस्ट किया होगा। लेट मी शो यू कि कुछ AI के ऊपर कुछ हमने डाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जितने भी रीसेंट टॉपिक्स होते हैं मैं उसको यहाँ पे डिटेल में कवर करता हूँ, उसके नोट्स यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको पढ़कर आप तैयारी कर सको। तो लेट मी चेक, अगर कुछ AI पे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो AI पे कवर किया होगा, गिग इकोनॉमी, बायोफ्यूल्स, कैशलेस, इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, नेट। ये रहा देखो AI आ गया ना। अगर आप इसको खोलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि AI के मैंने पूरे नोट्स पोस्ट किए थे। AI में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, कौन सा कोड्स आप यूज़ कर सकते हो, कोड्स बताया था, डाटा बताया था, ठीक है। ये देखो डाटा पूरा दिया है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो रहा है, गवर्नेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, एजुकेशन में कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना कितना यूज़ हो रहा है, स्टार्टअप्स में क्या कहाँ 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 कितना आ रहा है, चैलेंजेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ यहाँ पे मैंने बताया था। अब 10 मिनट को इसको अगर देख के जाता और उस ऐसे को लिखता तो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा तो नहीं जाता, लिखने तो अभी नहीं बताया मैंने आपको इसमें। और वो मैं प्रोग्राम में एक वर्कशॉप करने का सोच भी रहा हूँ। बट यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इवैल्यूएशन कैसे होती है वो कहीं ना कहीं मैंने आपके सामने क्लियर किया है। और मैं इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट बना के, जो भी मैंने अभी पॉइंट्स आपको यहाँ बुलेट पॉइंट लिख के दिखाए, उन सबको मैं बाद में एक रिपोर्ट बना के स्टूडेंट्स को देता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।